हाँ वी फ्यूचर डॉक्टर्स, आज के वीडियो में हम केमिकल बॉन्डिंग टेस्ट के क्वेश्चंस के थ्रू पूरे चैप्टर का अच्छे से रिवीजन करेंगे और साथ में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि आपसे एग्जामिनर क्या मिस्टेक करवा सकता है और इस बार कहां से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इसलिए आपको कंप्लीट वीडियो अच्छे से देखना है और जो भी आपके क्वेश्चंस मिस्टेक हुए हैं या जो इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको बताऊंगा उनको अलग से नोट करके अच्छे से रिवाइज करना है ताकि आपसे एग्जाम में मिस्टेक ना हो और आप अच्छे मार्क्स और अच्छी रैंक के साथ अपने ड्रीम कॉलेज में जाएं। ठीक है भाई, ये जो केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर है, अगर बात की जाए इसकी इंपॉर्टेंस की, देखो भाई ये केमिस्ट्री का सबसे बड़ा और मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है। बिकॉज इस चैप्टर में जो कॉन्सेप्ट हम पढ़ते हैं वो हमारे ना कि ओनली इनऑर्गेनिक में काम आते हैं बल्कि ऑर्गेनिक और फिजिकल केमिस्ट्री में भी काम आते हैं। इसके साथ साथ इस चैप्टर में जो भी मैंने आपको रैंकर बैच में पढ़ाया है या कृष्णा बैच में सिखाया है वहां से आपके एग्जाम में डायरेक्टली 4 से 5 क्वेश्चन एज इट इज पूछे जाएंगे। इसलिए आपको इस चैप्टर को अच्छे से प्रिपेयर करना चाहिए। और अगर अभी तक आपने टेस्ट अटेम्प्ट नहीं किया है, प्लीज आप वीडियो सॉल्यूशन देखने से पहले टेस्ट जरूर अटेम्प्ट करें, तभी आपको वीडियो सॉल्यूशन का मैक्सिमम बेनिफिट मिल पाएगा। और इन टेस्ट को अगर आप अटेम्प्ट करना चाहते हो, आप bwiseClasses.com विजिट करके आप bwise ऐप डाउनलोड करके केयर 24 ज्वाइन करें और फिर ज्वाइन करने के बाद आप ऑनलाइन घर पे ही टेस्ट अटेम्प्ट कर सकते हैं। जो स्टूडेंट्स प्रेजेंट टाइम पे कोटा में है उनके लिए टेस्ट सीरीज ऑफलाइन अवेलेबल है। उसके लिए आप bwise क्लासेस न्यू कैंपस जवाहर नगर में विजिट करके आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं और ऑफलाइन भी टेस्ट अटेम्प्ट कर सकते हैं। अगर इसमें आपको कोई डाउट है या आपकी कोई क्वेरी है तो आप 7340250100 इस नंबर पे कॉल करके बात कर सकते हैं। अगर आपको मेरे से भी कुछ पूछना है तो इसी नंबर पे आपकी बात हो जाएगी। अब हम आगे बढ़ेंगे, टेस्ट की सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे, बट इससे पहले हमेशा की तरह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की लिस्ट बनाएंगे। तो इसमें भाई क्वेश्चन नंबर 4th, 5th, 6th, 8th, 14th, 17th, 21st, 22nd, 24th, 28th, 29th, 35th, 36th, 37th, 38th, 43rd, 45th एंड 49th क्वेश्चन। यानी ये ऐसे क्वेश्चन है, अगर दोबारा से आपको इस टेस्ट को रिवाइज करना है बट कंप्लीट टेस्ट अटेम्प्ट करने का टाइम आपके पास नहीं है, आप ओनली ये वाले क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे और इनमें जो भी क्वेश्चन आपका मिस्टेक होता है उसका एक्सप्लेनेशन देख के आप अपना डाउट क्लियर कर लेंगे। ठीक है भाई, अब आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन 1 से सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे। तो इसमें देखो ये पहला ही क्वेश्चन स्टेटमेंट वाला है। फर्स्ट स्टेटमेंट में क्या लिखा है, ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल इज स्टीम वोलेटाइल ड्यू टू इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। देखो भाई यहां पे अगर हम बात करें, ये होता है हमारा ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल, ये ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल। देखो सबसे पहले अगर आप एक काम करेंगे, बेंजीन के ऊपर OH लगा देंगे, फिनॉल बन गया। फिर ये होती है इसकी ऑर्थो पोजीशन, ये मेटा ये पैरा। अगर आप ऑर्थो पोजीशन पे यहां पे NO2 ग्रुप लगा देंगे तो ये बन गया ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल। तो ये करता है इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। कौन सी? इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक, फिर इसके बाद अब देखो इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से इसका बॉइलिंग पॉइंट कम होता है, इसलिए क्या है, स्टीम वोलेटाइल है। बॉइलिंग पॉइंट कम है तो ये क्या होता है, स्टीम वोलेटाइल होता है। स्टीम के साथ वेपर्स बना लेगा। ठीक, स्टीम वोलेटाइल है। और फिर इसके बाद अगर हम बात करें, ये आपका है पैरानाइट्रोफिनॉल। ठीक, अब इसका बॉइलिंग पॉइंट थोड़ा ज्यादा होता है। इसका बॉइलिंग पॉइंट क्यों ज्यादा होता है? क्योंकि ये क्या करेगा, ये इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग करता है। कैसे? ये ऐसे मैं आपको दिखा देता हूं। ये देखो, ये ऐसे इसमें ऐसे मॉलिक्यूल जुड़ते जाएंगे आगे हाइड्रोजन बॉन्डिंग से। ये ऐसे मॉलिक्यूल जुड़ते जाते हैं। ठीक, ये है इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक, जिसके कारण इसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है। तो अगर आपसे कोई पूछे यहाँ पे भाई बॉइलिंग पॉइंट किसका ज्यादा है, ऑर्थो और पैरा में, ऑर्थो और पैरा नाइट्रोफिनॉल में, तो आप कहेंगे पैरा नाइट्रोफिनॉल का, क्योंकि इसमें इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। और अगर आपसे पूछे वेपर प्रेशर किसका ज्यादा होगा, ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल का, बिकॉज उसमें क्या है, इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होती, इंट्रा होती है और इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग से बॉइलिंग पॉइंट
नहीं बढ़ेगा, क्योंकि यहाँ पे ऐसा मानो भाई ये मॉलिक्यूल तो ऐसे खड़े, देखो जैसे मान लीजिए ये देखो ये मॉलिक्यूल तो ऐसे एक दूसरे का हाथ पकड़े खड़े हैं, ठीक, ये है आपकी इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड, इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, और ये है इंट्रा, ये खुद के ही हाथ पकड़े खड़ा है, ये देखो। तो ऐसे समझो ये मॉलिक्यूल आदमी है, ठीक, और इनको अपने को क्या करना है, दूर दूर करना है। अब मान लीजिए ये चार अलग अलग ऐसे अपने हाथ पकड़े खड़े हैं, एक को ऐसे उठा के यहां रख देंगे, एक को यहां रख देंगे, वहां रख देंगे, दूर दूर कर देंगे, तो ये लिक्विड से किस में चला जाएगा, गैसीय स्टेट में चला जाएगा। लेकिन ये चारों क्या है, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, इनमें यूनिटी है, इनमें आपस में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, तो इनको दूर करना मुश्किल होगा, इसलिए टेम्परेचर ज्यादा देना पड़ेगा, और इसी कारण से पैरा नाइट्रोफिनॉल का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है, और जिसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा उसका वेपर प्रेशर कम होगा, यानी उसकी वोलेटिलिटी कम होगी। तो आपका पैरा क्या है, कम वोलेटाइल होता है, जबकि ऑर्थो ज्यादा वोलेटाइल होता है। और ये वेपर प्रेशर IIT 2007 में भी पूछा जा चुका है, और ये बॉइलिंग पॉइंट वाला क्वेश्चन नीट में ऑलरेडी आ चुका है, ठीक। तो आंसर बताओ भाई, पहली स्टेटमेंट तो सही हो गई, वो स्टीम वोलेटाइल है, क्यों, ड्यू टू इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ये सही है। नेक्स्ट, ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल हैज हाई मेल्टिंग ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग, हाई नहीं, ये लो मेल्टिंग होता है। क्या होता है, हाई की बजाय ये लो होता है, क्योंकि भाई इसमें तो इंट्रा होती है ना, इंट्रा से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम रहेगा, इंट्रा से मॉलिक्यूल में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तो है नहीं, विद इन ए मॉलिक्यूल है, बिटवीन द मॉलिक्यूल्स नहीं है, इसलिए इसका ये लो मेल्टिंग पॉइंट होगा। सेकंड स्टेटमेंट रॉन्ग, फर्स्ट ट्रू सेकंड फॉल्स, आंसर 4 आ जाएगा भाई, ऐसे करना था, ठीक। तो ऐसे एक एक पॉइंट मैं आपको डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा, एक्स्ट्रा पॉइंट भी बताते चलूंगा जो एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है। फिर इसके बाद इसमें सरसन रीजन भी आ सकता है, ऐसे आ जाएगा सरसन रीजन, भाई जो पैरा नाइट्रोफिनॉल है उसका बॉइलिंग पॉइंट ऑर्थो से ज्यादा होता है। अब इसका ये सही स्टेटमेंट है, अब इसका रीजन क्या होता है, बिकॉज पैरा में इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। अब एग्जामिनर आपसे मिस्टेक क्या करा सकता है, ये मिस्टेक करवा लेगा, वहां लिख देगा कि पैरा में इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, तो ध्यान देना वहां पे इंटर होती है पैरा नाइट्रोफिनॉल में, और उसी कारण उसका बॉइलिंग पॉइंट है ज्यादा है, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक, समझ गए ना भाई। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन, मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2। अच्छा, इसमें हाइब्रिडाइजेशन को मैच करना है, पहले का देखा है SF4, तो SF4 में बता दो भाई इसमें क्या दिक्कत है, ये है SF4, ये लो, इसमें 4 बॉन्ड पेयर, 1 लोन पेयर, sp3d हाइब्रिडाइजेशन आ जाएगा, और इसका सीशो शेप है, सीशो शेप है ए का। फिर बी देखो, बी IF5, तो IF5 अगर आप करेंगे, अच्छा ज्योमेट्री भी लिखना चाहो तो इसकी ट्राइगोनल बाइपिरामिडल आएगी, है ना, जो मैं भाई लोन पेयर ज्योमेट्री में काउंट होता है, शेप में काउंट नहीं होता। नेक्स्ट, ये आपका IF5 है, तो इसका इसमें 5 बॉन्ड पेयर और 1 लोन पेयर, तो sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन। ज्योमेट्री की बात करोगे ऑक्टाहेड्रल, और शेप की अगर हम बात करें, शेप क्या है, स्क्वायर पिरामिडल, ठीक। नेक्स्ट, इसके बाद और क्या आएगा, सी, यार ये तो बिल्कुल इजी है, NO2+, sp हाइब्रिडाइज्ड है, और शेप और ज्योमेट्री, शेप क्या, लीनियर, ज्योमेट्री भी क्या है, लीनियर। नेक्स्ट, NH4+, D, ये sp3 हो जाएगा, सब जानते हैं sp3, ज्योमेट्री भी टेट्राहेड्रल हो जाएगी और शेप भी टेट्राहेड्रल होता है, ठीक। ये पूरा रिवीजन हो गया आपका। तो अब देखो ए को मैच करो, ए किसके साथ मैच करेगा, थर्ड के साथ, sp3d, IF5 किसके साथ मैच करेगा, sp3d2 फर्स्ट के साथ, NO2+, sp के साथ फिफ्थ, NH4+, sp3, तो ए का 3, अरे यार ए का 3 एक ही ऑप्शन में है, ए का 3, बी का 1, सी का 5, डी का 4, तो अगर आप ऐसे भी ध्यान रखा करो, आप श्योर हो तो चेक कर लिया करो, कई बार एक ही ऑप्शन मिलता है जैसे इसमें दे रखा है ना, तो आसान क्वेश्चन था यार। नेक्स्ट, इफ द मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ डाइऑक्सिन स्पीसीज इज 1.73 बोर मैग्नेट्रॉन, इट में भी, भाई देखो अगर हम बात करें, पहले O2 के बारे में लिखते हैं, O2 का कॉन्फ़िगरेशन होता है सिग्मा 1s, सिग्मा 1s स्टार, सिग्मा 2s, सिग्मा 2s स्टार, से यहाँ पे आएगा आपका सिग्मा 2pz, फिर आएगा पाई 2px, पाई 2py, पाई 2py,
सिग्मा 2p/z, सॉरी पाई 2p/x एंटी बॉन्डिंग और पाई 2p/y एंटी बॉन्डिंग, फिर सिग्मा 2p/z एंटी बॉन्डिंग आएगा। अब देखो O2 माइनस, पहले O2 का लिखो, इसमें 16 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 4 2 6 2 8 2 10 11 12 13 14, ठीक। इक्वल एनर्जी है तो पहले के इलेक्ट्रॉन भरेंगे, है ना, हॉर्न्स मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी के रूल के अकॉर्डिंग, तो 15 और 16, समझे कि नहीं समझे, ठीक। तो अब इसमें क्या बोला उसने, O2 माइनस, तो एक इलेक्ट्रॉन और कहां जाएगा, इन दोनों में चला जाएगा, तो इसके पास कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आया, एक, तो न्यू इसका कितना आएगा 1.73 बोर मैग्नेटॉन। फिर इसके बाद O2 प्लस का देखो, O2 प्लस, अच्छा O2, अब फिर वही लिख दो आप, सिग्मा 1 है, सिग्मा 1 है स्टार, सिग्मा 2 है, सिग्मा 2 है स्टार, सिग्मा 2p/z, यहाँ पे 2p/z आएगा, पाई 2p/x, पाई 2p/y और पाई 2p/x एंटी बॉन्डिंग, पाई 2p/y एंटी बॉन्डिंग और सिग्मा 2p/z एंटी बॉन्डिंग। अब देखो 2 4 2 6 2 8 2 10 10 11 12 13 14 15 16 ये O2 में है, O2 में तो 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो उसका तो 2 आएगा, 2 पॉइंट समथिंग आएगा मैग्नेटिक मोमेंट। लेकिन O2 प्लस, O2 से O2 प्लस एक इलेक्ट्रॉन यहां से निकलेगा। एग्जामिनर यहां से भी आप ये भी आपसे पूछ सकता है कि O2 से जब O2 प्लस बनाएंगे तो इलेक्ट्रॉन कहां से रिलीज होगा, इलेक्ट्रॉन कहां से निकाला जाएगा, तो आप बोलेंगे पाई 2p/x या पाई एंटी बॉन्डिंग या पाई 2p/y एंटी बॉन्डिंग, किसी से भी निकल जाए क्योंकि दोनों की एनर्जी सेम है। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा जाता है तो एक्स्ट्रा पॉइंट मैंने आपको बता दिया। तो इसमें भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना है 1, न्यू हो जाएगा आपका 1.73 बोर मैग्नेटॉन। ऐसे ही ऊपर वाले में, जैसे ऊपर वाले में O2 का कॉन्फ़िगरेशन क्या था, यहाँ पे पाई 2p/x पाई 2p/y एंटी बॉन्डिंग में दोनों में एक था, तो फिर O2 माइनस किया, तो माइनस जब करेंगे इलेक्ट्रॉन कहां एंटर करेगा, ये पूछा जाता है आपसे, कहां एंटर करेगा, पाई 2p/x एंटी बॉन्डिंग या पाई 2p/y एंटी बॉन्डिंग, किसी में एक में एंटर करेगा। आजकल इस पैटर्न के क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछ रहा है एग्जामिनर, और एक क्वेश्चन आपको आगे भी मिल जाएगा। तो अब आंसर बताओ भाई इसका क्या है, तो O2 माइनस और O2 प्लस इन दोनों का ही क्या है भाई 1.73 आ रहा है, तो जहां जहां O2 आ रहा है उसका तो कितना आएगा 2 आएगा, मैं आपको बता रहा था 2.84 आएगा। तो ये सेकंड थर्ड फोर्थ ऑप्शन नहीं आ सकता, फर्स्ट आएगा, आंसर इज 1, फर्स्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, which according to the molecular orbital theory which of the following not be a viable molecule। viable molecule मतलब कौन सा एग्जिस्ट नहीं करता है, तो देखो भाई इसमें पहले He2 प्लस बनाओ, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन रहेंगे, हीलियम में होते हैं 2 इलेक्ट्रॉन, तो 2 हीलियम में हो जाएंगे 4, 2 उसके निकाल लिए तो 2 इलेक्ट्रॉन, सिग्मा 1s2 सिग्मा 1s स्टार, ठीक। तो इसमें 0 होगा, तो बॉन्ड ऑर्डर बताओ, 2 - 0 डिवाइड बाई 2 1। तो अब वायबल क्या होता है, नॉट वायबल, नॉट वायबल नॉट एग्जिस्ट लिख दो, यानी जिसका, और कौन एग्जिस्ट नहीं करता, जिसका बॉन्ड ऑर्डर 0 हो या नेगेटिव हो जाए वो एग्जिस्ट नहीं करेगा, ठीक। अब नेक्स्ट देखो H2 माइनस लिख रखा है, H2 माइनस में होंगे आपके 2 H2 में होंगे 3 इलेक्ट्रॉन, 2 हाइड्रोजन में 3 इलेक्ट्रॉन और एक माइनस आ गया, 2 हाइड्रोजन में 2 इलेक्ट्रॉन और एक माइनस की वजह से 3 इलेक्ट्रॉन हो गए टोटल, सिग्मा 1s2 सिग्मा 1s स्टार में 1 आ जाएगा, बॉन्ड ऑर्डर 2 - 1/2 इक्वल टू 0.5। नेक्स्ट H2 के ऊपर -2 है, H2 के ऊपर -2, तो इसमें टोटल 4 इलेक्ट्रॉन है, तो सिग्मा 1s2 सिग्मा 1s स्टार में भी 2, बॉन्ड ऑर्डर कितना आएगा 2 - 2/2 0 आ गया, तो H2 - 2 डजंट एग्जिस्ट। बोलो कोई डाउट है क्या, समझे कि नहीं समझे। He2 प्लस, अच्छा ऊपर वाला He, ये तो मैंने, ये डी ऑप्शन हो गया देखा जाए तो, ये He2 प्लस अब करवा देता हूँ। He2 प्लस क्या है, इसमें 3 इलेक्ट्रॉन होंगे, सिग्मा 1s2 सिग्मा 1s स्टार में 1, इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना आएगा 2 - 1/2 0.5। तो जिसका बॉन्ड ऑर्डर पॉजिटिव आ रहा है वो एग्जिस्ट करता है, जिसका 0 या नेगेटिव आएगा वो नहीं करेगा। आंसर क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। तो पूरा डिटेल में मैंने आपको समझा दिया एक पॉइंट, ठीक है ना भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, assuming 2s2p mixing is not operative, the paramagnetic species among the following is। देखो 2s2p मिक्सिंग इसने दिखा है नॉट ऑपरेटिंग, 2s
टोपी मिक्सिंग नॉट ऑपरेटिव। देखो जब ऑपरेटिव होती है, ऑपरेटिव अगर है तो हम लिखते हैं सिग्मा 1s स्टार, ये एनर्जी का ऑर्डर आता है सिग्मा 2s स्टार। जो आपका उसमें आता है ना नाइट्रोजन फैमिली में, वो होता है नाइट्रोजन फैमिली में नाइट्रोजन तक, जैसे नाइट्रोजन कार्बन बोरोन के केस में आता है सिंपली पाई 2px पाई 2py सिग्मा 2pz और पाई 2px एंटी बॉन्डिंग पाई 2py एंटी बॉन्डिंग और सबसे लास्ट में आ जाएगा सिग्मा 2pz एंटी बॉन्डिंग। तो अब 2s 2p मिक्सिंग नॉट ऑपरेटिव है, नहीं हो रही है मिक्सिंग, नॉट ऑपरेटिव। इस केस में हम क्या करते हैं, सिग्मा 1s स्टार सिग्मा 2s एंटी बॉन्डिंग पाई 2px से पहले क्या आ जाएगा सिग्मा 2pz आ जाएगा। इस बार ध्यान देना, यहां पे ध्यान देने वाली बात है, ये पाई 2px पाई 2py बाद में आएंगे, ये देखो ये ध्यान देने वाली बात है, ठीक। अब नेक्स्ट देखो पाई 2px एंटी बॉन्डिंग पाई 2py एंटी बॉन्डिंग सिग्मा 2pz एंटी बॉन्डिंग। अब लिखो सबसे पहला बेरिलियम का, बेरिलियम में कितने हैं 1, Be2 में कितने हैं टोटल 8 इलेक्ट्रॉन, तो सिग्मा 1s स्टार सिग्मा 2s स्टार। आपको ये वाली लेके चलनी है, ठीक। तो 2 4 2 6 2 8, तो ये तो एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, इसका तो बॉन्ड ऑर्डर ही 0 आ जाएगा, डजंट एग्जिस्ट, ये एग्जिस्ट ही नहीं करता है। नेक्स्ट B2 मॉलिक्यूल, सेकंड में B2 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं, सिग्मा 1s स्टार सिग्मा 2s स्टार, फिर क्या आएगा सिग्मा 2pz और पाई 2px पाई 2px पाई 2py, ऐसे लिखोगे। तो 2 4 2 6 2 8 2 10, तो ये क्या है डायामैग्नेटिक हो जाएगा, ठीक। बॉन्ड ऑर्डर भी अगर आपसे पूछे तो कितना बता दोगे 2 4 2 6 बॉन्डिंग में 4 एंटी बॉन्डिंग में डिवाइड बाई 2 1 आ गया। नेक्स्ट थर्ड C2 को करो, C2 में 12 इलेक्ट्रॉन होते हैं, सिग्मा 1s स्टार सिग्मा 2s स्टार सिग्मा 2pz पाई 2px पाई 2py, है ना। 2 4 2 6 2 8 2 10 11 12, तो ये हो गए, ये पैरामैग्नेटिक आ गया, ठीक। नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 2 न्यू 2.84 बोर मैग्नेटॉन, और बॉन्ड ऑर्डर फाइंड आउट करोगे 2 4 2 6 2 8 8 बॉन्डिंग में 4 एंटी बॉन्डिंग में डिवाइड बाई 2 कितना आया, यह आएगा आपका 2.0। नेक्स्ट फोर्थ N2 का और चेक करो, N2 में 14 इलेक्ट्रॉन होते हैं, सिग्मा 1s स्टार सिग्मा 2s स्टार सिग्मा 2pz पाई 2px पाई 2py, ऐसे 2 4 2 6 2 8 2 10 11 12 और ये 13 14, तो पैरा के डाया आ जाएगा। और ऐसे इसका बॉन्ड ऑर्डर चेक करोगे कितना 2 4 2 6 2 8 10 10 माइनस 4 बटा 2 3 आ जाएगा। तो सब कुछ पूरी डिटेल मैंने आपको बता दी इसमें, है ना, ठीक है भाई, कर देंगे ऐसे। नेक्स्ट तो आंसर क्या आ जाएगा C2 पैरामैग्नेटिक है, आंसर थर्ड। वैसे क्लास में बहुत बार करा रखा है लेकिन फिर भी डिटेल में करवा दिया आपको, ठीक। 2s 2p मिक्सिंग ऑपरेटिव है तो पाई 2px पाई 2py सिग्मा 2pz से आगे आएगा, ऑपरेटिव नहीं है तो सिग्मा 2pz इन दोनों से पहले आ जाता है, ये ध्यान देने वाली बात होती है अभी, ठीक। लिख लो इसको, कुछ लिखना है तो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, स्पेसिफाई द कोऑर्डिनेशन ज्योमेट्री अराउंड and hybridization of nitrogen and boron atom in 1:1 complex of BF3 and NH3। देखो भाई इसमें कुछ भी नहीं है, अगर BF3 और NH3 की हम रिएक्शन करवाते हैं एक एक मोल लेके इनका 1:1 में, तो ये क्या बनेगा BF3.NH3। एक्चुअल में यहाँ पे क्या है भाई, ये नाइट्रोजन जो है ना ये बोरोन को कोऑर्डिनेट कर रहा है ऐसे,
ठीक, और दोनों के 4-4 बॉन्ड बन जाएंगे, और जब दोनों के 4-4 बॉन्ड बन जाएंगे ना, तो बोरोन भी sp3 आएगा और नाइट्रोजन भी sp3 आएगा, और दोनों की ज्योमेट्री क्या आएगी, टेट्राहेड्रल आएगी, क्योंकि sp3 है ना और 3-4-4 बॉन्ड बना रहे हैं। तो नाइट्रोजन टेट्राहेड्रल sp3, बोरोन भी टेट्राहेड्रल sp3, आंसर क्या आ जाएगा, 6 का 1 आ जाएगा ऐसे। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट आर पेयर्ड इन ऑक्सीजन मॉलिक्यूल इज, चेक करते हैं, वही लिखना पड़ेगा। O2 मॉलिक्यूल में 16 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसका कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखा जाएगा, सिग्मा 1s, सिग्मा 1s स्टार, सिग्मा 2s, सिग्मा 2s स्टार, और सिग्मा 2pz इसमें पहले आता है, फिर पाई 2px, पाई 2py, फिर इसके बाद पाई के एंटी बॉन्डिंग यानी पाई 2px स्टार और पाई 2py स्टार, और सबसे लास्ट में आता है आपका सिग्मा 2pz स्टार। अब देखो 2, 4, 6, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 1, 1, तो इसमें 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, और इसका न्यू भी अगर आप लिखोगे 2.84 बोर मैग्नेटोन आएगा, ये पैरा मैग्नेटिक होता है। तो इसमें पेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने, पेयर्ड भाई 2 अनपेयर्ड हो गए, तो 16 में से 2 गए, कितने बच गए, 14, 14 पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। तो पेयर्ड आपसे पूछा था, आंसर क्या आ जाएगा, थर्ड आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 7 का। ठीक, एग्जामिनर ये भी आपसे पूछ सकता है ऐसे क्वेश्चन में कि पाई बॉन्डिंग में कितने इलेक्ट्रॉन है, तो पाई बॉन्डिंग में 2, पाई 2px में 2, पाई 2py में 4 है। पाई एंटी बॉन्डिंग में कितने हैं, एक इसमें और एक इसमें 2 है। आजकल ऐसे ही क्वेश्चन पूछता है, ये पैरा कौन होता है, डाया कौन होता है, ये ट्रिक बता दी जाती है इसकी बॉन्ड ऑर्डर की, और उससे आराम से क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। तो इसलिए एग्जामिनर वो ट्रिक चलने नहीं देता है, वो ये पूछता है कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना आता है नहीं लिखना आता तेरे को। ठीक, समझे कि नहीं समझे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, ये अच्छा क्वेश्चन है भाई, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें देखो क्या है, ऑर्डर ऑफ डाइपोल मोमेंट ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल। इसमें मैं आपको एक सिंपल सी बात बता रहा हूं, देखो ये आपका ये इसमें मिथाइल ये ना मेथेन के ना क्लोरो डेरिवेटिव दे रखे हैं, मोनो, ये डाई, ये ट्राई, ये टेट्रा, ऐसे दे रखे हैं। तो जैसे जैसे नंबर ऑफ क्लोरीन आइटम बढ़ेगा ना, न्यू घटेगा, ऐसे याद कर दो, एज नंबर ऑफ क्लोरीन आइटम इंक्रीज न्यू डिक्रीज, मैंने ऐसे याद कर रखा है, आप भी ऐसे ही याद कर दो। तो क्लोरोफॉर्म का सबसे ज्यादा हो जाएगा, फिर ये डाइक्लोरोमेथेन का उससे कम, ट्राइक्लोरोमेथेन का, सॉरी ये क्लोरोफॉर्म नहीं, मिथाइल क्लोराइड का सबसे ज्यादा हो गया, मैंने क्लोरोफॉर्म बोल दिया। क्लोरोफॉर्म तो CHCl3 होता है, ठीक, और सबसे कम CCl4 का, इसका 0 होता है। आंसर क्या आ जाएगा, C आ जाएगा। नेक्स्ट है भाई 9th क्वेश्चन, बॉन्ड लेंथ ऑफ इथेन, इथीन, एसिटाइलिन एंड बेंजीन फॉलोज द ऑर्डर। देखो इथेन में क्या है, यहाँ पे इथेन ये है, ये तो प्योर सिंगल बॉन्ड बनेगा, तो इसका बॉन्ड ऑर्डर तो कितना आया, 1 आएगा। फिर आपका क्या है इथीन, ये इथीन में कार्बन कार्बन में डबल बॉन्ड आएगा, है ना, और फिर एसिटाइलिन में ट्रिपल बॉन्ड आएगा ऐसे, ठीक। और बेंजीन में क्या है, बेंजीन में बॉन्ड ऑर्डर जो आता है यहाँ पे ना, ये पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर है हर जगह, ये हर जगह मूव करेगा। तो बॉन्ड ऑर्डर अगर आप लिखोगे इसका तो 1 आएगा, यहाँ पे 2 आएगा, और ये बॉन्ड ऑर्डर 3 आएगा कार्बन कार्बन का, और इसमें बॉन्ड ऑर्डर जो आता है ना 1.5 आता है ना, 1 और 2 के बीच का, कि पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर होता है, ये 1 और ये 2, ये 3, ये 4। आपको पता है बॉन्ड लेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड ऑर्डर होता है, तो सबसे ज्यादा बताओ किसकी होगी, डिक्रीजिंग ऑर्डर में लगाना, 1 वाले की सबसे ज्यादा, उससे कम 4 की, उससे कम 2 की, सबसे कम 3rd की। देख लो भाई कहाँ आ रहा है, 1 की सबसे ज्यादा और 3rd की सबसे कम, ये 2 ऑप्शन में, फिर 4 की, फिर 2 की, 1 की सबसे ज्यादा, उससे कम 4 की, उससे कम 2 की, और उससे कम 3 की। तो आंसर क्या आ जाएगा इसका, 3rd आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 9 का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, हाइब्रिडाइजेशन स्टेट ऑफ क्लोरीन इन ClF3 इज। भाई ClF3 में देख लो ये बनेगा 3, भाई कितने कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं क्लोरीन के पास, वैलेंस शेल में 7, तो इसके 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन तो क्या आ जाएंगे, सिग्मा बॉन्ड बना लेंगे फ्लोरीन के साथ, बाकी बच गए 4, वो 2 लोन पेयर, तो 3 बॉन्ड पेयर 2 लोन पेयर, तो क्या आ जाएगा हाइब्रिडाइजेशन, sp3d आ जाएगा, ठीक। ज्योमेट्री क्या आ जाएगी 5 के इसमें sp3d हाइब्रिडाइजेशन में, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल, और शेप क्या आ जाता है, टी शेप आपके सामने ये बन रहा ना टी, ये ऐसे। तो आंसर क्या आ जाएगा 10th का 2nd, आंसर इज 2। वेरी इजी क्वेश्चन, ऐसे इजी क्वेश्चन भी मैं आपको देता हूं बीच बीच में। नेक्स्ट
विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंटेन आयोनिक कोवलेंट एंड कोऑर्डिनेट बॉन्ड। अब देखो पहला क्या है, NaOH। अब NaOH में तो क्या है, Na प्लस है और इसमें ये OH माइनस है, तो ये आयनिक बॉन्ड हो गया और कोवलेंट बॉन्ड हो गया, कोऑर्डिनेट बॉन्ड नहीं है इसमें। नेक्स्ट NaCl क्या है, ओनली आयोनिक है, Na प्लस और Cl माइनस। अब थर्ड NaCN में क्या है, NaCN में Na प्लस है और ये Cn माइनस, ठीक। और फोर्थ देखो NaNC, इसमें क्या होगा, ये Na प्लस है, ठीक। और यहां पे पता क्या है, ये NC नाइट्रोजन कोऑर्डिनेट कर रहा है कार्बन को, और ये ऐसे, ठीक। ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड, कोवलेंट बॉन्ड, और ये कैटायन एनायन में आयनिक बॉन्ड। तो आंसर क्या आ जाएगा, फोर्थ आ जाएगा। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 11। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, स्ट्रक्चर्स ऑफ IF4+ एंड हाइब्रिडाइजेशन ऑफ आयोडीन इन द स्ट्रक्चर इज। देखो भाई आयोडीन में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, टोटल 7। तो IF4+ बन गया, यानी उसका एक इलेक्ट्रॉन निकल गया। कितने बचेंगे उसके पास, 6 बचेंगे। 6 में से 4 बॉन्ड बना रहा है, तो चार बॉन्ड बना रहा है, तो 4 तो हो गए यूज, 2 बचेंगे एक लोन पेयर की फॉर्म में। तो कैसे बनाएगा भाई, ये इसका ऐसे आ जाएगा, ये देखो 4 बॉन्ड पेयर और एक लोन पेयर, इसके ऊपर प्लस चार्ज है, ठीक। ये होता है। तो इसका sp3d हाइब्रिडाइजेशन हो गया। और शेप कैसा हो जाएगा, शेप भी पूछा था। स्ट्रक्चर इसका आप बोल दो, या तो इसको सीशो बोल दो, या इसको इरेगुलर टेट्राहेड्रल भी बोलते हैं, और इरेगुलर या डिस्टोर्टेड टेट्राहेड्रल भी बोलते हैं। आंसर बताओ कौन सा है, थर्ड आ जाएगा। ये भी आपका इजी क्वेश्चन है, ठीक। 12th। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, H2O इज लिक्विड व्हाइल H2S इज गैस ड्यू टू। भाई H2 में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से वो क्या है, उसके मॉलिक्यूल पास आ जाएंगे, पास आएंगे लिक्विड स्टेट, और दूर रहेंगे तो गैसीय स्टेट। तो H2S में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती नहीं है, ठीक। वेरी इजी क्वेश्चन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14, लैटिस एनर्जी ऑफ एल्कली मेटल क्लोराइड फॉलोज द ऑर्डर। देखो भाई लैटिस एनर्जी का क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैग्नीट्यूड ऑफ प्रोडक्ट ऑफ चार्ज के डिवाइड बाई r²। सर ये चार्ज वार्ज क्या लिख दिया आपने, देखो मान लीजिए आपका एक कैटायन है, उस पे चार्ज है +1 +q, और दूसरा एनायन है r डिस्टेंस पे, ये r डिस्टेंस पे, और उस पे चार्ज है -q2। तो अब लैटिस एनर्जी क्या होती है, q1 और q2 के प्रोडक्ट के मैग्नीट्यूड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, और उनके बीच में जो डिस्टेंस है उसके डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। तो अब इसमें अगर हम बात करें LiCl NaCl KCl, इनमें क्या है, कैटायन पे +1 चार्ज है, एनायन पे भी -1 चार्ज है। तो कैटायन और एनायन का सभी का चार्ज का जो प्रोडक्ट आएगा वो सेम आएगा, 1 ही आएगा सब में, मैग्नीट्यूड अगर देंगे। तो अब डिस्टेंस के साथ करेंगे। अब सब में क्या है, क्लोराइड आयन कॉमन है, क्लोराइड आयन कॉमन है, तो क्या करोगे, अब आप कैटायन से देखोगे डाउन द ग्रुप, जैसे कैटायन का साइज बढ़ेगा तो क्या होगा, कैटायन का साइज बढ़ने से कैटायन और एनायन में डिस्टेंस बढ़ जाएगा, जिसके कारण डिस्टेंस बढ़ेगा तो लैटिस एनर्जी घटेगा। तो डाउन द ग्रुप क्या लैटिस एनर्जी घट जाएगा, तो LiCl की सबसे ज्यादा आ जाएगी। आंसर क्या आ गया, 1, ठीक। ये अच्छा क्वेश्चन था, ठीक, इंपॉर्टेंट है, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आ सकते हैं, ठीक। नेक्स्ट, इन द प्रोसेस O2+ इज कन्वर्टिंग इनटू O2+2, द इलेक्ट्रॉन लॉस्ट इज फ्रॉम। अब वही बात आ गई भाई, देखो O2+ का कॉन्फ़िगरेशन आप लिखोगे, 15 इलेक्ट्रॉन है इसमें, तो σ1s σ1s2 σ1 लिखना है यहाँ पे, σ2s σ2s स्टार σ2pz π2px π2py और π2px एंटी बॉन्डिंग और π2py एंटी बॉन्डिंग, σ2pz एंटी बॉन्डिंग। 2 4 2 6 8 10 11 12 13 14 15, 15वां इलेक्ट्रॉन कहाँ गया है, π2px एंटी बॉन्डिंग में, या बोल दो π2py एंटी बॉन्डिंग में, ठीक। तो अब इसको O2 को अगर O2+ में जाएगा तो ये इलेक्ट्रॉन कहां से निकल जाए, O2+2 में जाएगा, तो एक इलेक्ट्रॉन यहां से निकाल दोगे आप, ये वाला, ठीक।
तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे आप 0 कर दोगे तो इलेक्ट्रॉन यहां से गया है। ठीक, तो इलेक्ट्रॉन इज रिमूव्ड फ्रॉम एंटी बॉन्डिंग पाई ऑर्बिटल। आंसर क्या आ जाएगा, सेकंड आ जाएगा। वेरी वेरी इजी क्वेश्चन। आजकल यही क्वेश्चन आते हैं, बॉन्ड ऑर्डर और पैरामैग्नेटिक डायमैग्नेटिक ये नहीं पूछता एग्जामिनर, क्योंकि उनकी ट्रिक रट लेते हैं बच्चे। ये क्वेश्चन आएंगे एग्जाम में। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16। Which one of the following set of ion represent a collection of isoelectronic? Isoelectronic same number of electron। तो सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन देख लो किसमें होते हैं भाई। पहला K प्लस Cl माइनस कैल्शियम 2 प्लस कैंडियम 3 प्लस। पहले में K प्लस है, Cl माइनस है, कैल्शियम प्लस 2 है, कैंडियम प्लस 3 है। इसमें 18, 17 और 1 18, बीच में से दोगे 18 18, तो यही आंसर आ जाएगा। ठीक, ऐसे ही बाकी सबके चेक कर लेना आप। जैसे इसमें देखो बेरियम 2 प्लस में ज्यादा होंगे, उससे कम स्टेरिन से, अच्छा इनमें 18, इनमें 18 से ज्यादा होंगे। अब इन तीनों में 10 आएंगे, इसमें 18 आएंगे। अब इसमें 2, इनमें इसमें इन दोनों में 10, इसमें 18, तो आंसर क्या आ जाएगा, ओनली एंड ओनली 1। अब कैलकुलेट आप करते रहना यार बच्चों की तरह। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17। For BCl3, AlCl3 and GaCl3, the increasing order of ionic character is। भाई आयनिक कैरेक्टर कैसे बढ़ता है आपको पता है, एज पोलराइजेशन इंक्रीज तो कोवलेंट कैरेक्टर बढ़ेगा। देखो आपको पता है पोलराइजेशन इज डायरेक्टली, या ऐसे लिख लो, इसको बोल के ऐसे लिखो, एज पोलराइजेशन इंक्रीज कोवलेंट कैरेक्टर इंक्रीज और आयनिक कैरेक्टर डिक्रीज, ये लिखते हो आप। अब एक बात बताना आप मुझे, अब यहां पे सबसे पहले पोलराइजेशन क्या होता है, पोलराइजेशन होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, देखो सब में एनायन तो कॉमन है, कैटायन से करना है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज ऑन कैटायन एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज ऑफ कैटायन। और अगर बात करो एनायन के केस में, पोलराइजेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज ऑन एनायन होता है, चार्ज ऑन एनायन एंड इनवर्सली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, ऑल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइज ऑफ एनायन। एनायन जितना बड़ा होगा उतना बड़ा पोलराइजेशन। लेकिन यहाँ पे क्या है, एनायन तो क्या है, ये तो कॉमन हो गया, इसका एनायन कॉमन है, तो आप इसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन सोल्व करोगे। अब देखो सब में क्या है, कैटायन पे चार्ज +3 है, बोरोन +3 में है, एल्यूमिनियम +3 में है, गैलियम भी +3 में है, तो चार्ज सेम हो गया, चार्ज सेम हो गया तो साइज से करो, तो डाउन द ग्रुप साइज बढ़ता है कैटायन का इनका कैटायनिक साइज डाउन द ग्रुप बढ़ता है, तो डाउन द ग्रुप अगर साइज बढ़ेगा तो पोलराइजेशन क्या होगा, एज साइज इंक्रीज पोलराइजेशन डिक्रीज, और पोलराइजेशन घटेगा तो कोवलेंट कैरेक्टर घटेगा, आयनिक कैरेक्टर बढ़ेगा। तो आयनिक कैरेक्टर का ऑर्डर क्या आएगा, BCl3 का सबसे कम, उससे ज्यादा AlCl3 में, और सबसे ज्यादा GaCl3 में। और इसी का अगर कोवलेंट कैरेक्टर पूछ ले उल्टा हो जाएगा, लेकिन इसने क्या पूछा है आयनिक कैरेक्टर का ऑर्डर। तो बताओ भाई कौन सा आ जाएगा। फर्स्ट आंसर आया कि नहीं आया, पूरा डिटेल में एक्सप्लेन कर दिया। ये आपका फैजान रूल है, कुछ भी लिखना तो लिख सकते हैं, नहीं तो आप मेरे साथ आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट देखो भाई क्वेश्चन नंबर 18, मैक्सिमम बॉन्ड एंगल इज प्रेजेंट इन, देख लेते हैं। देखो भाई ये BCl3 है, BCl3 में तीनों इक्वल डिस्टेंस पे आएंगे, एंगल 120 आएगा। ठीक, BBr3 आपको गिवन है, BBr3 में भी तीनों इक्वल डिस्टेंस पे आएंगे, sp2 हाइब्रिडाइजेशन कोई लोन पे है ही नहीं, 120 डिग्री आएगा। ठीक, फिर इसके बाद BF3, इसमें भी तीनों बॉन्ड किस पे होंगे, 120 पे, तो सब में सेम तो आ गया, सेम फॉर ऑल, आंसर 4, वेरी इजी। ठीक, ऐसे करते हैं। कुछ बच्चे सोचते हैं फ्लोरीन से ज्यादा क्लोरीन में, क्लोरीन से ज्यादा ब्रोमीन, अरे भाई उसमें सेम 3 आइटम सेम है तो तीनों में डिस्टेंस क्या आएगा, सेम आएगा ना, सिमेट्रिक मॉलिक्यूल है, 120 का एंगल आएगा, ये तीनों एंगल 120-20 के होंगे, इसमें भी 120-20 के, उसमें भी 120-20 के। ठीक, समझे कि नहीं समझे। नेक्स्ट 19th, इन विच मॉलिक्यूल आर ऑल एटम्स प्लेनर, सभी एटम्स प्लेनर किसमें है, तो CH4 तो आपको पता है भाई, ये तो टेट्राहेड्रल होता है,
पहला तो दूसरा BF3 ये प्लेनर होता है, आंसर यही आ गया। ठीक, PF3 और NH3 दोनों पिरामिडल होते हैं। ये दोनों आपके पिरामिडल है। ठीक है भाई, तो आंसर कौन सा आ जाएगा? प्लेनर। आंसर इज 2 क्वेश्चन नंबर 19 का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, द ज्योमेट्री ऑफ XeOF2 ऑन द बेसिस ऑफ VSEPR थ्योरी इज। XeOF2 में एक तो डबल बॉन्ड बनेगा, दो सिंगल बॉन्ड बनेंगे, तो 4 इलेक्ट्रॉन जिन्होंने यूज हो गए किसमें? बॉन्ड बनाने में। ठीक, और 4 बचेंगे वो 2 लोन पेयर के फॉर्म में आएंगे। तो ऐसा स्ट्रक्चर बनेगा, देखो ये बनेगा। ठीक, इसका हाइब्रिडाइजेशन sp3d और ज्योमेट्री जो आएगी ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। और शेप अगर आपसे पूछ ले, शेप या स्ट्रक्चर, टी शेप आ जाएगा। लेकिन ध्यान दो, इसने क्या पूछा है? VSEPR थ्योरी के अकॉर्डिंग ज्योमेट्री पूछी है, तो ज्योमेट्री ट्राइगोनल बाइपिरामिडल लगाएंगे। 20th का आंसर 2 आ जाएगा। ठीक है भाई, ये 20th क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21, ऐसे क्वेश्चन आजकल एग्जाम में आते हैं। Among the following molecules SO2, SF4, ClF3, BrF5 and XeF4, which of the following shapes does not describe any of the molecules mentioned? तो सबके शेप लिख दो भाई। SO2 क्या होता है? V शेप या बेंट शेप है। नेक्स्ट देखो SF4 क्या है? सीसो शेप होता है। ये देखो ये सीसो शेप है। उसके बाद नेक्स्ट ClF3 क्या है? ये टी शेप, अभी थोड़ी देर पहले हमने किया था। इसके बाद BrF5, आपने पीछे एक वो IF5 किया था, वैसे ही BrF5 है। ये लो लोन पेयर एक, ये स्क्वायर पिरामिडल है। नेक्स्ट XeF4 ये प्लेनर हो जाएगा। ठीक, ये प्लेनर है, स्क्वायर प्लेनर। बताओ कौन सा आंसर आ गया? बेंट भी है, स्क्वायर पिरामिडल भी है, टी शेप भी है, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल नहीं है। तो उसने पूछा था कौन सा नहीं है इनमें से शेप, आंसर 2 वाला नहीं है, बाकी तीनों आ रहे हैं। ठीक, ऐसे क्वेश्चन भी एग्जाम में आ जाते हैं आजकल। ठीक, नेक्स्ट है भाई क्वेश्चन नंबर 22, पेंटागोनल बाइपिरामिडल स्ट्रक्चर कंटेन्स बॉन्ड एंगल अप्रोक्सीमेटली। देखो भाई, इसमें आप पेंटागोनल बाइपिरामिडल, जैसे ये ए है, इससे 5 बॉन्ड बना हुआ, ऐसे बी, ये 120 पे आएंगे। फिर ये इनके एक्सियल वाले, ये ऐसे 3 तो आ गए 120 पे। ठीक, और ये 90 पे। अच्छा, पेंटागोनल बाइपिरामिडल, सॉरी मैंने ट्राइगोनल बाइपिरामिडल बना दिया, पेंटागन बनानी है। पेंटागन में तो फिर ऐसे आएगा, पहले पेंटागोनल प्लेनर बनेगा, ये ऐसे। ठीक, ये पेंटागन, और एक 90 पे ऊपर आएगा, एक 90 पे नीचे। तो अब यहां पे ये जो एंगल इनका है 72 डिग्री आएगा, क्योंकि पेंटागन है ना, पेंटागन में 5 बॉन्ड एंगल इक्वल डिस्टेंस पे है। तो 360 से को 5 से डिवाइड करोगे 72 डिग्री आएगा। तो 72 डिग्री के कितने आएंगे? 5 आ जाएंगे। ठीक, फिर उसके बाद 90 डिग्री के, अब ये 5 जो इनके साथ ऊपर वाला एक्सियल वाला 90 पे, 5 तो ये हो गए, और नीचे वाला भी 90 पे, तो 90 डिग्री के हो जाएंगे 10। और ये खुद जो एक दूसरे के साथ 180 पे है, ये एक्सियल वाले, ये सिर्फ एक ही एंगल है, ये ऐसा एक ही। तो 72, 90 और 180, ऑप्शन 4 यानी आंसर 4 आ जाएगा। ठीक, 22 हो गया। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 23, असर्शन रीजनल क्वेश्चन है, CH बॉन्ड इन इथाइन इज शॉर्टर देन CH बॉन्ड्स इन इथीन। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है भाई। ये देखो
ये इथाइन है और ये इथीन है। देखो यहां पे क्या है, कार्बन sp2 और ये ss बॉन्ड है, और यहां पे sp2 और s बॉन्ड है। तो आपको पता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ sp इज लेस देन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ sp2 कार्बन होता है। ठीक, तो जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी वो अपने शेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा, जिसके कारण बॉन्ड लेंथ घट जाएगी। तो यहाँ पे बॉन्ड लेंथ थोड़ी कम रहेगी, यहाँ पे बॉन्ड लेंथ थोड़ी ज्यादा रहेगी। तो ये स्टेटमेंट तो बिल्कुल सही है, असर्शन राइट है। रीजन, कार्बन एटम इन इथीन इज sp हाइब्रिडाइज व्हाइल इट इज sp2 इन इथाइन। उल्टा लिख रखा है, अरे इथीन में तो sp2 होता है और इथाइन में sp होता है, तो उल्टा लिख दिया। असर्शन राइट, रीजन रॉन्ग, आंसर थर्ड। ठीक, और अगर ये लिखता कार्बन sp2 है इथीन में और sp है इथाइन में, तो इसको करेक्टली एक्सप्लेन कर देता। ठीक, फिर आंसर 1 आ जाता। ठीक, नेक्स्ट, द d ऑर्बिटल इन्वॉल्व्ड इन dsp2 हाइब्रिडाइजेशन इज। देखो भाई dsp2 क्या करेगा, स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री बनाएगा ना, और स्क्वायर प्लेनर यानी एक ही प्लेन में आएगा। तो अब एक काम करेंगे, यहाँ पे s तो किसी भी से भाई किसी भी उसमें प्लेन में आ जाएगा। फिर p में हम दो लेते हैं, px और py। ठीक, अब d का कौन सा लेंगे, d भाई अब ये तो समझ में आ गया xy प्लेन वाला लेना है, क्योंकि px और py तो क्या है, एक प्लेन में है। तो अब आपको d का कौन सा लेना, dxy लेंगे या dx2y लेंगे, xy प्लेन वाला। तो यहाँ पे हम dx2y2 लेते हैं। इसका रीजन ये होता है क्योंकि यहाँ पे देखो ये s तो है राउंड, ये स्फेरिकल, px ऐसे x एक्सिस के लॉन्ग, py ऐसे y एक्सिस के लॉन्ग। तो आपको d के वही ऑर्बिटल चाहिए जिसमें भाई ऑर्बिटल्स क्या है, x एक्सिस और ये लोब जो है x और y एक्सिस के लॉन्ग आ रहे हैं। तो ये x डायरेक्शन है, ये y डायरेक्शन है, तो dx2y2 लेना पड़ेगा, ना कि dxy ले लेते तो बिटवीन द एक्सिस आएगा, वो सही से ओवरलैपिंग होगी नहीं। और वैसे भी ये 90 पे रहेंगे ना, 90 डिग्री पे, तभी तो क्या होगा, इनकी जो ज्योमेट्री आएगी, जो ज्योमेट्री ये बनाएंगे, तभी तो ये 90 की ज्योमेट्री बनाएंगे ऐसे, ये 90 पे तभी तो आता है, क्योंकि हम इसमें dx2y2 लेते हैं। dxy में तो आपका यार ये मॉलिक्यूल जो है ये बिटवीन द एक्सिस आ जाएगा, वो सही से ओवरलैपिंग होगा ही नहीं। ठीक, समझ आया कि नहीं आप? तो ये dx2y2 का अलोंग द एक्सिस ऑर्बिटल होते हैं, अलोंग द एक्सिस लोब्स होंगे। तो ये px इसके साथ x एक्सिस के लॉन्ग आएगा, py y एक्सिस के लॉन्ग आएगा। तो आंसर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ये अच्छा क्वेश्चन है, इसको बोल दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक, लिख लो अगर कुछ लिखना है तो। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 25, द हाइब्रिडाइजेशन प्रेजेंट इन IF3 इज। यार ClF3 के बाद मैंने IF3 भी पूछ लिया, ये तो मैंने गलती कर दी यार, एक टाइप से बेवकूफी कर दी, क्योंकि जो ClF3 का हाइब्रिडाइजेशन वही IF3 का होगा। तो ये लिख लो क्या आएगा, sp3d हाइब्रिडाइजेशन है, ज्योमेट्री वही ट्राइगोनल बाई पिरामिडल है, शेप की बात करोगे टी शेप। आंसर कौन सा आ गया, sp3d हाइब्रिडाइजेशन। आंसर इज 1, क्वेश्चन नंबर 25 का। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26, CO2 CH4 एंड CH3 प्लस द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन एटम आर। भाई CO2 में तो आपको पता है, ये देखो 2 पाई बॉन्ड आ जाएंगे, sp होगा, लीनियर होता है। और यही CH4 में अगर आप बात करो, ये आपको पता है sp3 होता है, टेट्राहेड्रल होगा। और इसके बाद अगर हम बात करें CH3 प्लस, अब देखो CH3 प्लस में कार्बन पे प्लस चार्ज है, तो ये 3 ही बॉन्ड बनाएगा, और ये तीनों बॉन्ड ऐसे आ जाएंगे, ये इस पे प्लस चार्ज, ये sp2 और प्लेनर होता है, ट्राइगोनल प्लेनर बोलना चाहिए ना, प्लेनर भी ये पता होना चाहिए ना कौन सा। ठीक, तो अब देखो sp sp3 sp2 रिस्पेक्टिवली। आंसर इज 2, क्वेश्चन नंबर 26 का वेरी इजी क्वेश्चन है। ठीक, आसान पेपर दिया मैंने आपको केमिकल बॉन्डिंग का बिल्कुल। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज पोलर। भाई देखो अगर आपका सिमेट्रिक मॉलिक्यूल है, सिमेट्रिक मॉलिक्यूल अगर है तो क्या होगा, न्यू 0 नॉन पोलर होगा। ठीक है, और अगर आपका अनसिमेट्रिक मॉलिक्यूल है, उसमें सिमेट्रिसिटी नहीं आ रही, तो उस केस में क्या होता है, न्यू नॉन जीरो होता है, मॉलिक्यूल अपना पोलर हो जाएगा। ये बात आपको ध्यान रखनी है,
हमेशा आपका क्वेश्चन सही जाएगा। अब चेक कर लो, इसने बोला पोलर कौन सा है ना। पहले में अगर हम लिखे PCl5, तो PCl5 में तो क्या है, ये देखो, ये 3 Cl आ जाएंगे इक्वेटोरियल पोजीशन पे। तो इक्वेटोरियल पोजीशन पे क्या है, सिमेट्री के एक दूसरे के डाइपोल मोमेंट को कैंसिल, एक दूसरे बॉन्ड मोमेंट को कैंसिल कर देंगे और एक्सियल वाले एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। पूरा सिमेट्रिक मॉलिक्यूल है, न्यू इक्वल टू 0 आ गया। दूसरा देखो PCl3, तो इसमें लोन पेयर आ गया एक। कभी भी बॉन्ड पेयर का मूवमेंट जो होता है वो लोन पेयर के मूवमेंट को 0 नहीं कर पाएगा, तो ये न्यू क्या आ जाएगा इसका, नॉन 0। तीसरा SF6, इसमें भी ये भी क्या है, सिमेट्रिक, तो न्यू इसका भी क्या आएगा, 0। फोर्थ में IF7, IF7 क्या होता देखो, ये ऐसे, इसमें भी न्यू 0 आएगा। तो नॉन 0 किस में आया है, सेकंड में। तो सेकंड क्या हो गया, पोलर मॉलिक्यूल हो गया, आंसर 2। वेरी इजी क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28। The electronegativity difference between nitrogen and fluorine is greater than that between nitrogen and hydrogen. Yet the dipole moment of NH3 is 1.5 dBi is larger than that of NF3 0.2 dBi. This is because, देखो मैं पहले बता देता हूं फिर आप ऑप्शन पढ़ लेना। ये देखो, ये हमारा NH3 है और ये हमारा NF3 है, ठीक। अब देखो भाई, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन में ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है, हाइड्रोजन। तो इसका डाइपोल, सॉरी नाइट्रोजन, तो नाइट्रोजन की तरफ आएगा डाइपोल मोमेंट तीनों बॉन्ड का, और तीनों बॉन्ड का नेट रिजल्टेंट ऊपर की तरफ। और ये लोन पेयर का डाइपोल मोमेंट, जिसको एटॉमिक डाइपोल मोमेंट भी कहते हैं, तो ये भी ऊपर की तरफ। तो ये दोनों क्या हो रहा है, ऐड हो रहा है, बड़ा हो जाएगा, तो न्यू क्या आ जाएगा, नॉन 0 है ना, थोड़ा ज्यादा आएगा। अब इसमें देखो क्या है, इसमें क्या है, ये फ्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव फ्लोरीन की तरफ, तो नेट डाइपोल मोमेंट कहाँ आया, बॉन्ड मोमेंट का नीचे और लोन पेयर का ऊपर, तो नेट रिजल्टेंट का क्या आएगा, न्यू नॉन 0 तो आएगा, लेकिन ओवरऑल लेस आएगा, कम आएगा। क्यों, क्योंकि एक दूसरे को कैंसिल कर रहे हैं, जबकि यहाँ पे बॉन्ड पेयर और लोन पेयर मूवमेंट ऐड हो रहे हैं, तो अमोनिया का ज्यादा होता है, ठीक। न्यू अमोनिया का ज्यादा होता है, न्यू बोलो NF3 से, और इनका ज्यादा होता है BF3 से, क्योंकि BF3 में तो बिल्कुल 0 ही हो जाता है, सिमेट्रिक होता है। ये आपके NCERT में एक्सप्लेन कर रखा है और एम्स भी पूछ चुका है। तो आंसर बताओ कौन सा आ गया आपका। इन अमोनिया एज वेल एज NF3 द डाइपोल मोमेंट एंड बॉन्ड मोमेंट आर इन अपोजिट डायरेक्शन। नहीं, अमोनिया में सेम डायरेक्शन में। इन अमोनिया डाइपोल मोमेंट एंड बॉन्ड मोमेंट आर इन अपोजिट डायरेक्शन, सेकंड भी रॉन्ग। इन अमोनिया एज वेल एज NF3 एटॉमिक एंड डाइपोल मोमेंट आर सेम डायरेक्शन, रॉन्ग। इन अमोनिया द एटॉमिक एंड द बॉन्ड डाइपोल मोमेंट आर इन सेम डायरेक्शन, वेयर एज इन NF3 दे आर इन अपोजिट डायरेक्शन। तो फोर्थ इसको सही एक्सप्लेन कर रहा है, आंसर क्या आ जाएगा, फोर्थ आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 28 का, ठीक है भाई, ऐसे कर लेंगे। नेक्स्ट, इसमें कुछ लिखना लिख लो क्योंकि इंपॉर्टेंट है ये भी। नेक्स्ट देखो, द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ इंक्रीजिंग कोवलेंट कैरेक्टर इज रिप्रेजेंटेड बाय, मैंने आपको पहले ही बताया है भाई, पोलराइजेशन क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज ऑन कैटायन, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज ऑफ कैटायन। एनायन तो यहाँ पे सेम है। अब बताओ कैसे करेंगे, यहाँ पे क्या है भाई, सोडियम प्लस है, लिथियम प्लस है और बेरिलियम +2 है, तो इसका चार्ज बाय रेडियस रेशियो सबसे ज्यादा आएगा, तो पोलराइजेशन पावर इसकी सबसे ज्यादा, पोलराइजेशन का ऑर्डर लिख रहा हूं। फिर इन दोनों में क्या है, चार्ज सेम है, चार्ज सेम है तो साइज से करो, तो डाउन द ग्रुप साइज बढ़ेगा तो पोलराइजेशन घटेगा। तो सबसे कम कोवलेंट कैरेक्टर किसका होगा, NaCl का, उससे ज्यादा LiCl का, इससे भी ज्यादा BeCl2 का। ये कोवलेंट कैरेक्टर आ गया, बोलो कौन सा आंसर आएगा, ये आ जाएगा आपका 29 का थर्ड आंसर। वेरी इजी क्वेश्चन, ठीक है ना भाई। नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन नंबर 30, एन एलिमेंट विद इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन 1s2 2s2 2p6 3s2 would be expected to form क्लोराइड विद द फॉर्मूला। अरे भाई ये मैग्नीशियम है,
और मैग्नीशियम क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन दे देगा आउटर मोस्ट सेल के। ठीक, कोई भी आपका सेकंड ग्रुप का मेंबर है तो वो क्या है, +2 में जाएगा, तो क्या MgCl2 टाइप आपका क्या बना देगा, बोलो, क्लोराइड बना देगा MgCl2। तो आंसर क्या आ जाएगा, XCl2। आंसर इज 2। वेरी इजी क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35, द ग्रुप हैविंग ट्रायंगुलर प्लेनर स्ट्रक्चर इज, देखना पड़ेगा भाई 1 बाय 1 सबका। सबसे पहला देखो NCl3, इसमें रिपीटेशन पे भी है क्या, NCl3 में, इसमें तो प्लेनर नहीं आ, ये तो दोनों प्लेनर है, ट्राइगोनल प्लेनर SO3 और BCl3, लेकिन ये हो गया ट्राइगोनल प्लेनर, लेकिन ये क्या है, पिरामिडल हो गया। ये दोनों ट्राइगोनल प्लेनर है, ठीक है ना भाई। नेक्स्ट सेकंड देखो, ये कार्बोनेट आयन, ये ट्राइगोनल प्लेनर, नाइट्रेट आयन भी ट्राइगोनल प्लेनर होगा, और SO3 तो भी आपने देखा ही था। ये हो गए तीनों ट्राइगोनल प्लेनर। आंसर क्या आया, 2 आया। ऐसे ही बाकी का भी चेक कर लेना, और करना चाहो तो अभी कर दो। इसमें क्या है, ये NH3 और ये SO3, ये कार्बोनेट आयन, ये ट्राइगोनल प्लेनर, बट ये अमोनिया पिरामिडल। नेक्स्ट फोर्थ में BF3 है और कार्बोनेट आयन भी। ये दोनों क्या है, ट्राइगोनल प्लेनर, और ये क्या है, NF3। ये NH3 की जगह तरह पिरामिडल। तो तीनों प्लेनर किस में आ रहे हैं, सेकंड में। आंसर क्या आ जाएगा 31 का, 2 आ जाएगा। इसमें कुछ लिखने वाला है नहीं, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड डज नॉट वायलेट ऑक्टेट रूल। भाई वो ऑक्टेट रूल को वायलेट कौन नहीं करता। ऑक्टेट रूल का मतलब होता है कितने इलेक्ट्रॉन, 8 इलेक्ट्रॉन। अब ये देखो BrF5 में 5 बॉन्ड बनाया, कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, 10 इलेक्ट्रॉन। SF6 में क्या आएगा, 12 इलेक्ट्रॉन। IF7 में कितना आएगा, 14 इलेक्ट्रॉन। अब ये देखो PCl4+, इसमें आएगा टोटल 8 इलेक्ट्रॉन। क्यों, क्योंकि ये ऐसे आ रहा है, देखो ये इसके ऊपर प्लस चार्ज है, 4 बॉन्ड बनाएगा तो 8 इलेक्ट्रॉन। ठीक, ये वायलेट ऑक्टेट रूल। ये क्या कर रहा है, फॉलो ऑक्टेट रूल। ठीक, तो कौन वायलेट नहीं कर रहा, फोर्थ वाला। आंसर क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। कर देंगे ऐसे। नेक्स्ट असर्शन रीजन, ऑक्टेट रूल इज बेस्ड अपॉन द केमिकल इनर्टनेस ऑफ नोबल गैस। ये बात तो सही है। ठीक, नेक्स्ट ऑक्टेट रूल कैन एक्सप्लेन द शेप एंड रिलेटिव स्टेबिलिटी ऑफ द मॉलिक्यूल। नहीं भाई, ऑक्टेट रूल ने तो ये बताया था कि मॉलिक्यूल इसलिए कंबाइन कर रहे हैं ताकि वो अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर सके, नोबल गैस का कॉन्फ़िगरेशन गेन कर सके, ताकि वो स्टेबल हो सके। क्योंकि नोबल गैस में क्या होता है, 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं वैलेंस शेल में, और वो क्या होती है, स्टेबल होती है, इसलिए तो किसी के साथ रिएक्ट नहीं करती। तो ऐसा बताया लुईस ने कि हर मॉलिक्यूल क्या करना चाहता है भाई, हर एटम क्या करना चाहता है, दूसरे के साथ कंबाइन करके अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना चाहता है, ताकि वो भी नोबल गैस की तरह स्टेबल हो सके। लेकिन उसने कहीं पे भी शेप और स्टेबिलिटी की बातें नहीं की। असर्शन करेक्ट, रीजन फॉल्स, आंसर थर्ड। ठीक, 33 का थर्ड। इसके बाद असर्शन रीजन, डाइपोल मोमेंट ऑफ NH3 इज ग्रेटर देन दैट ऑफ NF3। अब ये क्या है भाई, ये तो बिल्कुल सही है, अभी मैंने आपको बताया था NH3 का ज्यादा होगा NF3 से। इसमें तो कोई डाउट है ही नहीं, अभी हमने किया था जस्ट। ठीक, न्यू की अगर हम बात करें, क्यों, क्योंकि भाई नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है हाइड्रोजन से, तो ये नाइट्रोजन की तरफ आएंगे इसके डाइपोल मोमेंट, और ये दोनों लोन पेयर और बॉन्ड पेयर का ऐड हो रहा है। तो फिर यहाँ पे इसका उल्टा होता है, फ्लोरीन की तरफ होंगे बॉन्ड पेयर मोमेंट नीचे की तरफ, और लोन पेयर मोमेंट ऊपर की तरफ, अवे फ्रॉम सेंट्रल एटम। तो ये अपोजिट हो गए, अपोजिट हो गए। वो क्या है,
सेम डायरेक्शन में है, यानी इनका थीटा 0 है, उनका थीटा 180, तो थीटा बढ़ेगा तो लोन क्या होगा, डाइपोल मोमेंट घटेगा। तो पहली स्टेटमेंट तो सही है, NH3 का ज्यादा होता है। दूसरी देखो, नाइट्रोजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन फ्लोरीन। भाई कितना गजब का मजाक एग्जामिनर ने किया है ना, कि नाइट्रोजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है फ्लोरीन से। रॉन्ग स्टेटमेंट होगी ना, असर्शन ट्रू और रीजन फॉल्स। आंसर इज थर्ड। ये था आपका 34th क्वेश्चन। नेक्स्ट, हाँ ये अच्छा क्वेश्चन है, ये आ सकता है, नीट एग्जाम में आ सकता है। एक तो ये जो मैं आपको बार बार है ना नाइट्रोजन वाला दे रहा हूं, जो डाइपोल मोमेंट वाला क्वेश्चन, एक तो वो आपके एग्जाम में एज इट इज आ सकता है, एक ये क्वेश्चन आ सकता है, नीट एग्जाम में आ सकता है। ठीक, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स द वेव फंक्शन ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एंड एटॉमिक ऑर्बिटल इज नॉट करेक्ट। नॉट करेक्ट बताना, ध्यान देना आप। तो क्या है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में क्या होगा भाई, आप मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाओगे तो उनको मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल को अगर वो उनके क्या होता है, अगर वो ऐड होंगे तो क्या बनेगा, ये बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाएगा, और अगर वो साई ए माइनस साई बी हो जाएगा तो क्या बनाएगा, वो एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाएगा। ठीक, ये हमें पता है। नेक्स्ट, सिग्मा बॉन्ड, अच्छा इससे क्या बनता है, सिग्मा बॉन्ड बनता है, और इससे क्या बनेगा, बोलो भाई, हाँ इससे भी बनेगा सिग्मा बॉन्ड, इससे मतलब ही नहीं है ना अपना। ठीक, ये सिग्मा बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेगा, और ये एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेगा, ये बता सकते हैं, बिल्कुल सही है। और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल आपके कैसे बनते हैं, साई ए प्लस या साई ए प्लस बी या साई ए माइनस बी से। साई क्या है, इलेक्ट्रॉन वेव फंक्शन है। ठीक, लेकिन साई को ए और साई बी को गुणा नहीं करते तो ये रॉन्ग हो गया। ठीक, बोलो कोई डाउट नहीं है, आंसर इसमें आपका 4th आ जाएगा। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 35 जो एग्जाम में एज इट इज आ सकता है। तो सेक्शन ए कंप्लीट हो गया, मैं 5 मिनट का ब्रेक लूंगा, उसके बाद हम सेक्शन बी के क्वेश्चंस कंटिन्यू करेंगे। ठीक है भाई। नेक्स्ट अब हम करेंगे सेक्शन बी के क्वेश्चंस। देखो भाई, हमेशा मैं आपको याद दिलाता हूं, सेक्शन बी के क्वेश्चंस आप एक साथ लाइन से मत किया करो, पहले कोशिश करो कि 15 के 15 क्वेश्चन के गो थ्रू हो जाए, यानी 15 क्वेश्चन एक बार आपको पढ़ने तो जरूर है, क्योंकि हो सकता है लास्ट में बिल्कुल इजी क्वेश्चन दिए हो और पहले के क्वेश्चन जो है उसमें आप फालतू में टाइम वेस्ट करते रहे। तो अगर आपको टाइम बचाना है, जल्दी जल्दी सेक्शन बी में आपके 1 से लेकर 15 तक जो जो क्वेश्चन सोल्व होते जा रहे हैं उनको करते जाओ। अगर आपको लग रहा है किसी में भी थोड़ा सा भी डाउट है या टाइम लग रहा है, उसको आपको बाद में करना है। ठीक, करें क्वेश्चन नंबर 36 स्टार्ट। देखो, विच अमंग द फॉलोइंग स्पीसीज हैज अनइक्वल बॉन्ड लेंथ। तो इसमें देखो पहला क्या है, BF4-, तो इसमें क्या होगा भाई, ये sp3 है, टेट्राहेड्रल है, तो इसमें तो चारों बॉन्ड लेंथ क्या हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी। ठीक, तो ऑल BF बॉन्ड लेंथ क्या हो जाएगी, इक्वल, क्योंकि रेगुलर ज्योमेट्री है ना, इसमें कोई डिस्टॉर्शन वगैरह नहीं है, और यहाँ पे सारे बॉन्ड इक्वल है। ठीक, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री आ रही है। XCF4 में, इसमें भी क्या होगा आपका स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री है, चारों एक प्लेन में है, तो ये भी क्या होंगे, ऑल बॉन्ड लेंथ इक्वल हो जाएगी इसमें भी। थर्ड देखो SF4 में भाई 2 बॉन्ड तो आएंगे आपके एक्सियल पोजीशन पे, जबकि 2 बॉन्ड आएंगे बोलो इक्विटोरियल पोजीशन पे, और हमें पता है एक्सियल बॉन्ड लेंथ जो होती है वो इक्विटोरियल बॉन्ड लेंथ से ज्यादा होती, तो इसमें इक्वल नहीं होगा। फोर्थ SiF4, इसमें देखो, इसमें चारों बॉन्ड क्या है, इक्वल होंगे, ऑल बॉन्ड लेंथ इक्वल। ठीक, क्योंकि टेट्राहेड्रल रेगुलर ज्योमेट्री है। तो किसमें इक्वल नहीं है ये पूछा गया था, आंसर क्या आ जाएगा, थर्ड आ जाएगा। बोलो कोई डाउट नहीं है ना भाई, इजी क्वेश्चन है। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38, मैच द जीनोम कंपाउंड्स इन कॉलम 1 विद इट्स स्ट्रक्चर इन कॉलम 2 एंड असाइन द करेक्ट कोड। तो देखो भाई, कोड नीचे गिवन है, तो XEF4, अच्छा स्ट्रक्चर बताने हैं आपको ना, XEF4 का बनाओ सबसे पहले, ये आपका XEF4 है। ऐसे क्वेश्चन बहुत बार आते हैं एग्जाम में, है ना। इसका ये होता है आपका स्क्वायर प्लेनर, स्क्वायर प्लेनर हो गया भाई, ए का। तो नेक्स्ट बी का चेक करना, XEF6, इसमें थोड़ा सा आपका जो ज्योमेट्री है ना वो थोड़ी सी क्या आएगी, डिस्टोर्टेड ऑक्टाहेड्रल आती है, डिस्टोर्टेड ऑक्टाहेड्रल।
नेक्स्ट क्या दिया थर्ड वाला सी वाला XeOF4 XeOF4। तो इसमें 4 फ्लोरीन तो यह ऐसे आ जाएंगे, एक ऑक्सीजन डबल बॉन्ड और एक ये लोन पेयर, तो ये आएगा आपका स्क्वायर पिरामिडल। और लास्ट वन क्या है फोर्थ वाला XeO3 इसमें एक लोन पेयर और 3 ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बनाएंगे, ये है पिरामिडल। अब बताओ भाई किसका शेप कैसे मैच कर रहा है। ए मैच किया है स्क्वायर प्लेनर किसके साथ 2 के साथ, ये डिस्टोर्टेड ऑक्टाहेड्रल थर्ड के साथ, ये आएगा स्क्वायर पिरामिडल फोर्थ के साथ और ये पिरामिडल फर्स्ट के साथ। तो डी का 1 ए की ऑप्शन में आ रहा है सेकंड में, फिर भी चेक करो ए का 2 बी का 3 सी का 4 डी का 1, आंसर क्या आ जाएगा आपका सेकंड आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 37 का। वेरी वेरी इजी क्वेश्चन। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38, ड्यूरिंग द चेंज ऑफ O2 to O2 माइनस द इनकमिंग इलेक्ट्रॉन गोज टू द ऑर्बिटल। देखो एक और सिमिलर टाइप का क्वेश्चन हो गया, तो यहाँ पे O2 को अगर आप क्या लिखोगे, देखो O2 का कॉन्फ़िगरेशन लिखो सिग्मा 1s2 सॉरी सिग्मा 1s सिग्मा 1s स्टार, पहले ये लिख ले ऑर्बिटल सिग्मा 2s स्टार, फिर आपको पता है सिग्मा 2pz पाई 2px पाई 2py और फिर आएगा आपका पाई 2px एंटी बॉन्डिंग और पाई 2py एंटी बॉन्डिंग, लास्ट में सिग्मा 2pz एंटी बॉन्डिंग। तो इलेक्ट्रॉन देखो 2 4 2 6 2 8 2 10 11 12 13 14 15 और ये 16। ठीक, ये O2 में है। तो अब O2 को O2 माइनस में अगर आप कन्वर्ट करोगे, एक इलेक्ट्रॉन इसको देंगे तो ये कहां पे जाएगा पाई 2px एंटी बॉन्डिंग में या पाई 2py एंटी बॉन्डिंग में। तो कौन सा ऑप्शन दे रखा है उसके अकॉर्डिंग देख लो। तो इसने दे रखा है पाई 2p सिग्मा 2pz एंटी बॉन्डिंग पाई 2py बॉन्डिंग पाई 2px बॉन्डिंग, ये है पाई 2px एंटी बॉन्डिंग, आंसर क्या आ जाएगा थर्ड आ जाएगा। ठीक, ये इस टाइप के 2 क्वेश्चन आज मैंने आपको दिए हैं क्योंकि ज्यादातर क्वेश्चन आजकल इसी पैटर्न पे आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। 38 के बाद नेक्स्ट हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 39, द मॉलिक्यूल विच हैज पिरामिडल शेप इज। पिरामिडल शेप किसका, ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है यार, PCl3 का, ये पिरामिडल ही तो है, इससे आसान क्या क्वेश्चन होगा यार, है ना। नेक्स्ट सेकंड, ये देखो ये कार्बोनेट आयन, ये आपका थर्ड SO3 और फोर्थ आपका नाइट्रेट आयन, ये देखो ये तीनों क्या है, ये तीनों तो आपके ट्राइगोनल प्लेनर है। तो सबसे आसान क्वेश्चन हो गया ये, तो आंसर क्या आएगा PCl3 इज पिरामिडल। 39th भी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40, अकॉर्डिंग टू मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थियरी द पैरामैग्नेटिज्म ऑफ O2 मॉलिक्यूल इज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ। बता दो भाई O2 मॉलिक्यूल में क्या है, 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं एंटी बॉन्डिंग पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में। अभी थोड़ी देर पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा था, दोबारा लिख के दिखा देता हूं, मेरी प्रैक्टिस हो जाएगी, तुम्हें समझ में आ जाएगा। अरे प्रैक्टिस तो दोस्तों आपको करनी चाहिए, मैं तो एक क्वेश्चन इतना डिटेल में आपको समझा रहा हूं, है ना। ये देखो पाई 2px और पाई 2py, यहाँ पे ये एंटी बॉन्डिंग के हैं और फिर सिग्मा 2pz एंटी बॉन्डिंग है। अब देखो O2 मॉलिक्यूल में 16 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 16 इलेक्ट्रॉन कैसे आएगा, 2 4 2 6 2 8 2 10 11 12 अच्छा सॉरी 10 के बाद 11 12 13 14 15 16, तो दोनों अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आपके एंटी बॉन्डिंग में है। किसमें है, पाई एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में है। तो ये पैरामैग्नेटिक हो गया, और न्यू अगर इसका आपसे पूछा जाए 2.84 बोर मैग्नेटॉन। अगर आप O2 को O2 प्लस बनाएंगे तब भी एंटी बॉन्डिंग पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल से इलेक्ट्रॉन जाएगा। अगर O2 से O2 माइनस बनाएंगे जैसे कि लास्ट क्वेश्चन में था, ये भी जो पीछे क्वेश्चन गया उसमें था, तब भी एक इलेक्ट्रॉन आपका पाई एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में एंटर करेगा। तो इसका आंसर क्या आएगा, तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन द फॉलोइंग सिग्मा इन द बॉन्डिंग सिग्मा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ये तो है नहीं। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन द एंटी बॉन्डिंग सिग्मा, ये भी नहीं है। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन द बॉन्डिंग पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ये भी नहीं है।
अनपेड इलेक्ट्रॉन्स इन द एंटी बॉन्डिंग पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ये सही है, आंसर क्या आ जाएगा 40 का 4 आ जाएगा। इसमें अगर आपको कुछ नोट करना है कर सकते हैं। नेक्स्ट इसके बाद क्वेश्चन नंबर 41, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ कंपाउंड इज आइसोस्ट्रक्चरल। आइसोस्ट्रक्चरल कौन सा है, बना दो भाई इनके स्ट्रक्चर, पहले का बनाओ। TeI2, जैसे TeI2 जैसे होता ना OI2 ऑक्सीजन का, वैसे ही बनेगा इसका। ये बन गया V शेप बेंड है ना, या बेंड से बोल दो। XeF2 का क्या बनेगा, ये तो लीनियर बनता है भाई, ठीक, ये आपका लीनियर है, जबकि ये क्या है बेंड शेप है। सेकंड IBr माइनस 2, तो ये बन जाएगा आपका लीनियर, और इसके साथ दे रखा इसने साथ में XeF2, तो XeF2 भी क्या हो जाएगा लीनियर हो जाएगा इसकी तरह। तो दोनों लीनियर आ गए, तो आंसर क्या आ जाएगा सेकंड ही आ जाएगा। बाकी अगर चेक करना चाहो कर सकते हो सारे के सारे। थर्ड IF3 में T शेप आता है, ये ऐसे, ये T शेप, और XeF2 में ये लीनियर आता है। और लास्ट फोर्थ BeCl2 और XeF2, ये भी लीनियर आएगा भाई, BeCl2 और XeF2। एक काम करते हैं यहाँ पे ना XeF4 कर देते हैं, करेक्शन होना चाहिए यहाँ पे, ठीक, XeF4 आएगा यहाँ पे, XeF2 से ही लिखा। तो फोर्थ अगर मैं बनाऊं BeCl2, ये लीनियर, और ये XeF4, ये स्क्वायर प्लेनर, ठीक है ना। तो आंसर चेक करो कौन सा आया, सेकंड आ गया आंसर आपका। वेरी इजी क्वेश्चन, यहाँ पे ना ये करेक्शन था, XeF2 लिखा था, XeF4 हुआ, ठीक, टाइपिंग मिस्टेक है। ये हो गया आपका 41st क्वेश्चन। नेक्स्ट देखो इसके साथ 42nd, द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ डिक्रीज इन बॉन्ड एंगल ऑफ द फॉलोइंग हाइड्राइड इज। देखो मैं आपको ना बॉन्ड एंगल का पूरा कॉन्सेप्ट रिवाइज करा देता हूं। सबसे पहले बॉन्ड एंगल में हम क्या करते हैं, बॉन्ड एंगल में सबसे पहला काम आपका ये होता है, आप हाइब्रिडाइजेशन चेक करते हो। तो हाइब्रिडाइजेशन अगर अलग है तो sp3 सबसे कम, उससे ज्यादा sp2, उससे ज्यादा sp। एग्जाम्पल अगर आप देखना चाहते हैं, जैसे BeCl2 इसमें 180 डिग्री होता है, BeCl3 इसमें आपका 120 होता है, और जबकि CCl4 में आपका 109 डिग्री 28 मिनट होता है। ये ऑर्डर आ जाएगा। सेकंड हाइब्रिडाइजेशन के बाद नेक्स्ट किसका नंबर आता है, नंबर ऑफ लोन पेयर, नंबर ऑफ लोन पेयर। इफ हाइब्रिडाइजेशन इज सेम, हाइब्रिडाइजेशन सेम हो जाए, देन बॉन्ड एंगल इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ लोन पेयर। एज लोन पेयर इंक्रीज बॉन्ड एंगल इंक्रीज। अब देखो जैसे CH4 है, इसमें 0 लोन पेयर है भाई, ये सारे sp3 हाइब्रिडाइज लिखूंगा मैं। अब NH3 में 1 लोन पेयर होता है, और H2O में 2 लोन पेयर है। तो देखो यहां 2 लोन पेयर, यहां 1 लोन पेयर, और यहां 0 लोन पेयर, तो बॉन्ड एंगल ये आएगा कि नहीं आएगा, ठीक, ऐसे कर लो। थर्ड थोड़ा ऊपर कर देते हैं इसको ताकि क्लियर दिख जाए आपको। नेक्स्ट थर्ड क्या होता है इसका, थर्ड इसका आएगा अगर लोन पेयर भी सेम हो जाए, देन सेंट्रल एटम। हाइब्रिडाइजेशन सेम है, ठीक, लोन पेयर भी सेम हो गए, देन बॉन्ड एंगल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सेंट्रल एटम। तो ये देखो NH3PH3 में देखो, ये NH3 PH3 ASH3 और SbH3, इनमें क्या हुआ, सब में क्या है sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, सब में एक एक लोन पेयर है, लेकिन डाउन द ग्रुप जाने पे सेंट्रल एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घट रही है, तो बॉन्ड एंगल घट जाएगा। ये बॉन्ड एंगल का ऑर्डर आ जाएगा। फोर्थ इसका रूल होता है साइड एटम, या जिसको सराउंडिंग एटम भी कहते हैं। अगर फर्स्ट 3 सेम है, हाइब्रिडाइजेशन, लोन पेयर, सेंट्रल एटम सेम हो जाए, देन बॉन्ड एंगल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइज ऑफ साइड एटम, या बॉन्ड एंगल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ साइड एटम। तो ये देखो ये OF2
ऑक्सीजन में यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन क्या है, एक OCl2, दोनों में हाइब्रिडाइजेशन sp3, दोनों में दो लोन पेयर, दोनों में सेंट्रल एटम सेम ऑक्सीजन। तो सराउंडिंग एटम का साइज यहाँ पे बड़ा है क्योंकि यहाँ पे छोटा होता है, तो इसका ज्यादा आ जाएगा, बोलो OCl2 का बॉन्ड एंगल ज्यादा आ जाएगा। तो पूरा एक टॉपिक 5 मिनट में मैंने आपको अच्छे से रिवाइज करा दिया, पूरा केमिकल बॉन्डिंग में इसमें कम से कम आधे से पौना घंटा लगता है। ठीक, तो अब देखो कौन सा आंसर आया, इसका तो आंसर 1 ही आ जाएगा, ये लिखवा दो मैंने। ठीक, आंसर 1। अगर इसमें कॉन्सेप्ट में कुछ रिवीजन में आपको लिखना तो लिख सकते हो, बाकी क्वेश्चन आएगा ओनली इन 4 पॉइंट से आपका हो जाएगा, लिख लो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43, इन फॉस्फेट आयन द फॉर्मल चार्ज ऑन ईच ऑक्सीजन एटम एंड पीओ बॉन्ड ऑर्डर रिस्पेक्टिवली इज। देखो भाई इसमें क्या बनते हैं, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे। कितने बनेंगे पहले वो बनाओ, ये देखो ये एक, फिर दूसरे में ये डबल बॉन्ड तो किसी दूसरे एटम पे चला जाएगा, सेकंड, फिर तीसरे में नेक्स्ट एटम पे मूव कराओ डबल बॉन्ड को, ये थर्ड, और चौथे में लास्ट फोर्थ एटम पे मूव करा दो। देखो ये बन गए 4 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। अब एक बात बताओ, बॉन्ड एक तो पूछा फॉर्मल चार्ज, फॉर्मल चार्ज होता है टोटल चार्ज डिवाइड बाई नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। कितना आएगा, कितना टोटल चार्ज, -3 डिवाइड बाई 4, कितना आया -0.75। ठीक, और बॉन्ड ऑर्डर होता है टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड्स डिवाइड बाई नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। कितना आएगा बोलो, टोटल बॉन्ड कितने हैं, 4 तो सिंगल, एक पाई, 5 बॉन्ड डिवाइड बाई 4, 1.25। बताओ भाई कौन सा आंसर आ गया, फर्स्ट आ गया। ये एनसीईआरटी एग्जाम्पल का क्वेश्चन है, ये किसी न किसी दिन एज इट इज एग्जाम में आएगा, नीट एग्जाम में आएगा, नीट एग्जाम में आएगा, लिख लो इसको। ठीक, तो आंसर क्या आ गया, 1 आ गया। कुछ नोट करना जल्दी से कर लो। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 44, द बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी इज हाईएस्ट फॉर। तो देखो भाई सबसे पहले हमें एक बात का पता है, जब हम डाउन द ग्रुप जाएंगे तो साइज बढ़ेगा, और साइज बढ़ने से ओवरलैपिंग अच्छे से नहीं हो पाएगी, जिसके कारण बॉन्ड एनर्जी घट जाती है। तो ये हम जानते हैं। तो आप क्या लिखते हो, एज साइज इंक्रीज बॉन्ड लेंथ इंक्रीज एंड बॉन्ड एनर्जी डिक्रीज। तो सबसे ज्यादा बॉन्ड एनर्जी किसकी होनी चाहिए इसके हिसाब से, तो F2 की, उससे कम Cl2 की, उससे कम Br2 की, उससे कम I2 की। लेकिन यहाँ पे बॉन्ड एनर्जी का जो ऑर्डर आता है Cl2 की सबसे ज्यादा, उससे कम Br2 की, और उससे कम F2 की, और सबसे कम I2 की। अब यहाँ पे ये जो आपका F2 है, इसकी बॉन्ड एनर्जी इतनी कम क्यों हुई, क्योंकि फ्लोरीन का स्मॉल साइज होता है। फ्लोरीन क्या है, स्मॉल साइज है। यहाँ पे फ्लोरीन का साइज स्मॉल है, जिसके कारण क्या होगा, लोन पेयर रिपल्सन ज्यादा होगा, और लोन पेयर रिपल्सन ज्यादा होने के कारण बॉन्ड एनर्जी घट जाती है, और F2 इतना पीछे चला जाता है। ठीक, तो ये ध्यान रखना आपको। तो F2 सबसे आगे आने की बजाय तीसरे नंबर पे चला गया। तो एग्जामिनर कई बार तो आपसे ऐसे ऑर्डर पूछ लेता है कि Cl2, Br2, F2, I2 का बॉन्ड एनर्जी का ऑर्डर क्या आएगा, तो ऐसे आप लिख सकते हो। एक तो ये ध्यान क्या रखना है भाई, जो फ्लोरीन है उसका साइज स्मॉल होने के कारण लोन पेयर रिपल्सन बढ़ेगा, बॉन्ड एनर्जी घट जाएगा। ठीक, एक तो डायरेक्ट आपसे ऑर्डर पूछ लिया जाता है। फिर एक एग्जामिनर क्या कर सकता है, ये पूछ सकता है, जैसे इस क्वेश्चन में पूछा गया हाईएस्ट बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी किसकी है, Cl2 की, या लोवेस्ट किसकी है, I2 की। या कई बार एग्जामिनर क्या करता है भाई, यहाँ पे ना F2, Cl2, Br2, I2 आपको कॉलम 1 में लिख के दे देगा, और कॉलम 2 में इनकी बॉन्ड एनर्जी लिख के दे देगा, तो वो आपको मैचिंग करनी होती है। तो जिसको ये ऑर्डर लिखना आता है वो आराम से वैल्यूज को भी मैच करा सकता है। तो ऐसे एग्जामिनर आपसे कोई भी क्वेश्चन पूछ सकता है। ये क्वेश्चन लास्ट टाइम नीट 2016 में आया था, तो पूरी उम्मीद है कि अब क्वेश्चन ये दोबारा से रिपीट हो सकता है। वो डायरेक्ट ऐसे ऑर्डर पूछ सकता है, मैच द कॉलम करा सकता है, हाईएस्ट या लोवेस्ट पूछ सकता है। जो भी एग्जामिनर में पूछेगा मैंने आपको बता दिया है। तो आंसर क्या आ जाएगा इसका, हाईएस्ट पूछा था, तो आंसर इज ए, क्वेश्चन नंबर 44। ठीक है ना भाई, आगे बढ़ जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 45, इन एन ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर द पेयर ऑफ d orbitals involved in sp3d2 hybridization is।
तो sp3d2 में देखो भाई कौन से होते हैं। सबसे पहले s तो स्पेरिकल है, कहीं भी आ जाएगा, px py। अब इनके साथ आपको पता है इसमें क्या होगा, ये स्क्वायर बाई पिरामिडल होता है, तो चार तो क्या आएंगे, सेम प्लेन में आएंगे। तो कौन से में आ जाएंगे वो, एक्स वाई प्लेन में। तो px py के साथ कौन करेगा से भाई, प्लेनर कौन बनाएगा, dx स्क्वायर y स्क्वायर बनाएगा। पीछे हमने देखा था dsp2 हाइब्रिडाइजेशन में। तो अब इसके बाद यहाँ पे pz z डायरेक्शन में होगा, इसके साथ कौन ओवरलैप करेगा, z डायरेक्शन वाला ही, कौन होता है, dz स्क्वायर। तो अब देख लो यहाँ पे आपके कौन से डी ऑर्बिटल यूज हुए, dx स्क्वायर y स्क्वायर एंड dz स्क्वायर। और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। आंसर क्या आ जाएगा इसका, थर्ड आ जाएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है। ठीक है भाई, तो ये क्वेश्चन नंबर 45 भी हो गया। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 46, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर हैव डिफरेंट हाइब्रिडाइजेशन एंड सेम शेप। हाइब्रिडाइजेशन डिफरेंट होना चाहिए, सेम शेप होना चाहिए। तो पहले में देखो NO3 माइनस, तो ये 3 सिग्मा बॉन्ड बना रहा है sp2, और कार्बोनेट क्या है, ये कार्बोनेट आयन। तो इनका दोनों में क्या हो गया, हाइब्रिडाइजेशन सेम हो गया। वो बोल रहा है डिफरेंट हाइब्रिडाइजेशन और शेप सेम, और ये दोनों क्या है, ट्राइगोनल प्लेनर है। शेप सेम है लेकिन हाइब्रिडाइजेशन भी सेम है। सेकंड पे चलो, अब SO2, ये क्या है sp2 और NH2 माइनस, ये होगा NH2 माइनस। ये भी क्या है आपका sp2, और दोनों क्या है, बेंट शेप। वेरी गुड, ये सही है। ठीक, नेक्स्ट थर्ड XeF2 एंड XeF2, और CO2। हाइब्रिडाइजेशन इसका तो है sp3d और इसका है sp, और दोनों का शेप है लीनियर, शेप सेम हो गया दोनों का इस बार भी। फोर्थ देखो, फोर्थ H2O, वाटर एंड अमोनिया, दोनों का हाइब्रिडाइजेशन sp3, जो कि डिफरेंट होना चाहिए, और शेप भी इनका डिफरेंट है। ये बेंट है और ये पिरामिडल है। ठीक, उसने पूछा था शेप सेम हो हाइब्रिडाइजेशन डिफरेंट हो, तो इन दोनों में शेप सेम और हाइब्रिडाइजेशन डिफरेंट आ रहा है। अब शेप तो इसमें भी सेम लेकिन हाइब्रिडाइजेशन भी सेम है, तो 2 और 3 इसका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 46 का आंसर 3 हो जाएगा। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आ सकता है। ठीक, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं भाई आज के। ये क्वेश्चन या तो आपके एज इट इज आ सकता है, या सिमिलर पैटर्न का क्वेश्चन भी एग्जामिनर बना सकता है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे XeF2 लिखा है, वो उसकी जगह BF2 लिख के दे दे, इससे कोई डिफरेंस थोड़ा आएगा भाई। जहां पे उसने कार्बोनेट आयन लिखा वहां पे SO3 लिख दे, BCl3 लिख दे, BF3 लिख दे। तो ऐसे मतलब इस पैटर्न का क्वेश्चन बना सकता है, ये मैं आपको बताना चाहता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 47, असर्शन रीजन का क्वेश्चन है। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ पैरा नाइट्रोफिनॉल इज लेस देन दैट ऑफ ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल। वो कर दिया सत्यानाश। पहले क्वेश्चन में मैंने आपको बताया था कि पैरा नाइट्रोफिनॉल का इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज्यादा होने की वजह से, इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने की वजह से बॉइलिंग पॉइंट ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल से ज्यादा होता है। पहला ही रॉन्ग है। नेक्स्ट, देयर इज इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन पैरा नाइट्रोफिनॉल एंड इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल, दोनों ही रॉन्ग कर दिए। ठीक, देखो भाई अगर हम बात करें, ये होता है आपका पैरा नाइट्रोफिनॉल, और इसमें होती है इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ऐसे आगे भी होगी, यहां भी होगी, यहां भी होगी। ये है पैरा नाइट्रोफिनॉल। इसमें क्या हो रहा है, इंटर मोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, और ये जो इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है ना, इसी की वजह से इसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है। किससे, ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल से। बिकॉज ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल में आपने पहले क्वेश्चन में क्या देखा था, इसमें इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। ठीक, यह ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल, ठीक है भाई, इसमें इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी। ठीक, तो अगर वही बात है फिर आपसे बॉइलिंग पॉइंट पूछे
तो पैरा का ज्यादा होगा ऑर्थो से, और वेपर प्रेशर पूछे ऑर्थो का ज्यादा होगा। वोलेटिलिटी पूछे पैरा से ज्यादा ऑर्थो की होगी, ठीक। और अगर आपसे एसिडिक स्ट्रेंथ पूछे, एसिडिक स्ट्रेंथ यहाँ पे यह हाइड्रोजन इजिली H+ नहीं दे पाता है, ये ऊर्जा रहता है अपने इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग में, जबकि पैरा इजिली दे देगा। तो पैरा की एसिडिक स्ट्रेंथ ऑर्थो से ज्यादा होती है, ये भी एक एक्स्ट्रा पॉइंट मैंने बता दिया आपको। तो अब देखो ये लेस लिख रखा है, ये रॉन्ग हो गया। अब इसमें इंट्रा थोड़ी होती है पैरा में यार, और इंटर थोड़ी होती है ऑर्थो में, तो ये दोनों ही रॉन्ग हो गए। बोथ असर्शन रीजन बोथ आर फॉल्स। आंसर इज 4, क्वेश्चन नंबर 47। कुछ लिखना है, कुछ नोट करना आप इसमें कर सकते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 48। द टाइप ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स ऑफ नाइट्रोजन इन NO2+, NO3- and NH4+ आर रिस्पेक्टिवली आर एक्सपेक्टेड टू बी। देखो भाई NO2+ में तो क्या है, ये क्या है, 2 सिग्मा और 2 पाई बॉन्ड है, तो sp हाइब्रिडाइजेशन हो गया, लीनियर होता है ये, ठीक। नेक्स्ट NO3- में क्या होता है, ये इसमें 3 सिग्मा बॉन्ड 1 पाई बॉन्ड, sp2 हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा। पाई बॉन्ड को कभी हाइब्रिडाइजेशन में काउंट मत करना, ठीक। ये क्या हो गया आपका ट्राइगोनल प्लेनर। नेक्स्ट NH4+, ये तो सबको पता है, sp3 होगा और टेट्राहेड्रल। ये देखो भाई कौन सा आंसर आ गया, sp, sp2 एंड sp3, sp, sp2 एंड sp3। आंसर इज 2। वेरी वेरी इजी क्वेश्चन। नेक्स्ट आज का सेकंड लास्ट क्वेश्चन, ये बोल रहा है मैच द मॉलिक्यूल गिवन इन कॉलम 1 विद देयर शेप्स गिवन इन कॉलम 2 एंड मार्क द एप्रोप्रिएट चॉइस। तो पहला है SF6। तो SF6 का शेप कैसा होता है भाई, आपको पता है ऑक्टाहेड्रल होता है, ये ऐसे होता है SF6। बोलो कोई डाउट है क्या? तो किसके साथ मैच कर रहा है SF6? फोर्थ वाले के साथ मैच करेगा। नेक्स्ट अब SF6 फोर्थ के साथ मैच कर गया, ये A हो गया। B SiCl4, ये तो टेट्राहेड्रल होता है, ये ऐसे आएगा टेट्राहेड्रल। देखो इसमें कौन सा बना रहा है, फर्स्ट बना रहा है। नेक्स्ट ASF5, ये PCl5 की जगह तरह क्या हो जाएगा, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, ये आपका ASF5। ठीक, ये सेकंड के साथ मैच कर गया। थर्ड D BCl3, ये आपका ट्राइगोनल प्लेनर, sp2 होता है थर्ड। तो A का 4, B का 1, C का 2, D का 3, ये आंसर मैच कर गया आपका सेकंड के साथ। 49 का क्या आ जाएगा, सेकंड। ये इजी क्वेश्चन था, ऐसा क्वेश्चन आ सकता है आपके एग्जाम में, है ना। ठीक कर देंगे भाई, ये भी इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट आज का लास्ट क्वेश्चन, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग बॉन्ड लेंथ ऑफ CO, CO2 एंड कार्बोनेट आयन इज। देखो भाई यहां पे कार्बोनेट आयन में तो क्या होता है, इसमें तो आपको पता है पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर आएगा ऐसे, ठीक, ये आप जानते हैं, ये ऐसे आएगा, ठीक। और CO2 में आपको पता है ये प्योर डबल बॉन्ड करेक्टर आएगा, ठीक। और CO में इसमें आपको पता है ये ट्रिपल बॉन्ड आएगा, इसका बॉन्ड ऑर्डर 3, इसका बॉन्ड ऑर्डर 2, और ये आपको पता है कितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाएगा, 3। इसका बॉन्ड ऑर्डर अगर आप चेक करेंगे कितना आ जाएगा, कितने बॉन्ड है, 4, 4/3 इक्वल टू 1.33। तो बॉन्ड लेंथ क्या होती है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड ऑर्डर होता है। तो CO बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर क्या आ जाएगा, सबसे ज्यादा किसकी होगी, कार्बोनेट आयन में, उससे कम CO2 में, और सबसे कम CO में। आंसर कौन सा आ जाएगा, आंसर इज सेकंड। क्वेश्चन नंबर 50 का आंसर सेकंड। तो ये था भाई आपका केमिकल बॉन्डिंग टेस्ट के क्वेश्चन के सॉल्यूशन। तो देखो अगर हम बात करें आपके पहले 3 टेस्ट, मोल कॉन्सेप्ट, एटॉमिक स्ट्रक्चर और पीरियोडिक टेबल, उनके कंपैरिजन में टेस्ट तो काफी आसान था, बेहद आसान टेस्ट था। मतलब एक आध टेस्ट मैं बीच में इसलिए आपको ऐसा देता हूं ताकि भाई आपको ऐसा ना हो कि हम टफ करते रहे और इजी को भूलते जाए, बेसिक को भूलते जाए। तो इसलिए मैंने टेस्ट बिल्कुल बेसिक रखा था, क्योंकि देखो केमिकल बॉन्डिंग बहुत बड़ा चैप्टर है, बच्चे उससे घबराते हैं, वो अपना पूरा प्रिपरेशन मतलब पूरा जोर लगा देते हैं, केमिकल बॉन्डिंग में सब कुछ छोड़ देंगे, उसका पूरा एफर्ट लगाएंगे, पूरी तैयारी करके आएंगे, और पेपर में आके बाद पता चलता है कि इतना आसान पेपर आया है।
और यही आपके साथ नीट एग्जाम में होता है। आप क्या करते हो भाई, अच्छी अच्छी बुक से क्वेश्चन सोल्व करते हो, कोचिंग के मॉडल सोल्व करते हो, आप टफ क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हो, टफ टेस्ट सीरीज आप प्रैक्टिस करते हो, लेकिन जब आप नीट एग्जाम में जाते हैं वहां पे आपको क्या मिलता है, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन मिलते हैं, प्योर एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन मिलते हैं। तो केमिकल बॉन्डिंग से मैंने आपको यही सिखाया है कि आप टफ ना करें, बेसिक पे ज्यादा काम करें, पेपर आपका बेसिक आएगा और बिल्कुल इजी आएगा, प्योर एनसीईआरटी बेस्ड होगा। लेकिन कब, जब आपने अच्छे से एनसीईआरटी पढ़ा होगा और जब आपने अच्छे से बेसिक क्लियर किया होगा, तभी आपके लिए पेपर आसान होगा। ठीक है भाई, तो ऐसे ही लगे रहो, मेहनत करते रहो, आगे बढ़ते रहो और एनसीईआरटी पढ़ते रहो। गॉड ब्लेस यू, थैंक यू।